हेलो ऑल, मैं अमर लक्ष्यकार एक बार फिर आपके साथ। और आज जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे, आज जो वीडियो 4 है इसमें हम लोग सारे बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। लगभग 24-25 क्वेश्चंस हैं। और आज की वीडियो में कुछ स्पेशल है। मैं आपको एक चैप्टर का एक छोटा सा, यानी कि जो लीवरेज चैप्टर है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे पहले। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको देखिए। और हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बना के दिया है, इनकम स्टेटमेंट। बट उससे पहले समझते हैं कि लीवरेज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके कितने टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड, राइट साइड में, कि जो लीवरेज के क्वेश्चन आते हैं लेवरेज के, वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो परसेंटेज वाले जो फॉर्मूलाज हैं वहाँ से, या फिर डिग्री पूछी जा सकती है, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज या फिर कंबाइंड लीवरेज। और सेम फॉर्मूला में भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को जो लीवरेज निकालना रहता है वो उसके परसेंटेज चेंज से निकालना रहता है। तो ये दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये निकलता मतलब इसका बेस क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट समझ लो आप। अगर इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से छूटने वाला नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में शुरुआत करते हैं हम लोग सेल से। सेल की हमने माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसकी माइनस कर दी हमने, ठीक है ना। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के आ गया। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ईबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इतना पार्ट मैंने आपको बताया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है यहां तक, क्योंकि इसीलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इतने पार्ट को। अब ये जो पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं यहां से यहां तक, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। तो अगर हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, देखिए ईबीआईटी में से आई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ईबीटी। तो यहां पे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। और ईबीटी में से हम लोग टी माइनस कर देंगे तो बची जाएगी हमारी अर्निंग, और वो भी आफ्टर टैक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसलिए इसे पीएटी बोलते हैं हम लोग। पीएटी निकलने के बाद अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉर्मली ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पी अगर क्वेश्चन में दिया है ये, तो माइनस करना पड़ेगा। तो पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग जो कि अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो हम लोग मतलब उन्हें बांट सकते हैं, वो प्रॉफिट निकल के आ गया। और इस प्रॉफिट में हम लोग डिवीजन कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तो हमारी आ जाएगी ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यकीन मानिए ये आप एक बार अगर अच्छे से आपको आ गया, ये देखिए 12th से लेके अभी तक ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें कुछ आने का ऐसा है नहीं, सिंपल है और आना चाहिए आपको। अगर नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए। नाउ थोड़ा सा फॉर्मूलाज को अब हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज फॉर्मूला की बात करेंगे तो हम लोग बॉटम से अप करेंगे, और अगर हम लोग डिग्री फॉर्मूला की बात करेंगे तो हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उल्टा जाएंगे, यानी कि यहां से ईबीआईटी से हम लोग सेल्स पे जाएंगे। तो परसेंटेज चेंज इन दिस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखिए यही मैंने फॉर्मूला बनाया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे, कहां से, ईपीएस। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जो कि कहां पे है, यहां पे, यानी कि यहां से यहां पे जाएंगे, बॉटम से टॉप पे जाएंगे। और कंबाइंड का मतलब पूरे की बात करेगा, इसीलिए ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल 3 चीजें मैंने इसमें बताई हैं आपको जब परसेंटेज चेंज की बात हो। पहला यहां से यहां जाना है, दूसरा यहां से यहां जाना है, और तीसरा ईपीएस से सेल्स पे जाना है। वेरी वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री फॉर्मूला की, जो कि हम लोग टॉप से नीचे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जब डिग्री की बात हम लोग करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी।
तो देखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे तो हम लोग कहां से जाएंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो देखिए टॉप से बॉटम आ रहा है ना, तो पहले कहां से यहां आए तो क्या हो गया ऑपरेटिंग, यहां से यहां आए तो क्या हो गया फाइनेंसिंग, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी की अगर हम लोग बात करेंगे यानी यहां से यहां की डायरेक्ट बात कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लेवरेज से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। और 2 या 3 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा जो आ चुके हैं आपके प्रीवियस पेपर में। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, सॉरी क्वेश्चन पेपर पर, और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्काउंट अकाउंट इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, आई होप ट्रिपल कॉलम कैश बुक सबने बनाई होगी। देखिए डबल कॉलम कैश बुक बनती है, ट्रिपल कॉलम बनती है। इसको मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्म, हाँ ये देखिए ये फॉर्मेट है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। अगर ये 3 चीजें आ जाती हैं तो ये कौन सी, ये हो जाएगी कैश बुक, लेकिन ट्रिपल कॉलम वाली, जिसमें डिस्काउंट भी है, कैश भी है एंड बैंक भी है। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है। अच्छा पूछ रहा है कि कौन सा डिस्काउंट, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट या फिर कोई नहीं। तो इसमें अगर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हायर परचेज का जो एक्ट है उसका सन क्या है। तो 1872 में अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, और 1972 इसका आंसर है, यानी कि हायर परचेज का जो एक्ट है वो 1972 है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 5,000 एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। तो देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपको ये पता होना, सिंपल सा है। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सिंपल, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बस इतनी सी बात है। तो 20,000 माइनस 5,000 क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। बट पूछ क्या रहा है, पूछ तो रहा है गुडविल। तो गुडविल को लिखने के लिए सुपर प्रॉफिट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। तो वो कितना है 3, यानी कि 15,000 जो यहां से निकल के आया था इंटू 3, तो 15 × 45 45,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कॉमर्शियल पेपर, यूजुअली उसका रेंज क्या रहता है। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, पहले इसका आंसर बता देता हूं मैं कि इसका आंसर है 90 to 364 डेज, डी इसका आंसर है। और आप समझते हैं कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। नॉर्मली जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है बट शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी गवर्नमेंट को नीड नहीं, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेके, ठीक है, और ये पैसा उठाया जाता है किसके द्वारा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा, और ये पैसा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है, ये पक्की बात है। मतलब कम टाइम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप तो बैंक के पास भी जा सकते हैं, लेकिन यही तो पेच है कि हम लोग बैंक के पास न जाके हम लोग मार्केट से पैसा उठा लेते हैं और कॉमर्शियल पेपर उन्हें हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी रेंज जो रहती है वो 90 से 364 डेज रहती है। आपको वो पैसा देना पड़ेगा और वो शॉर्ट टर्म रहता है, इसलिए हाई उसमें परसेंट का प्रॉफिट भी होता है। तो 80 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 81 हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। तो इसका आंसर है 3। जो रेजिडेंस है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है उन्हें, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस, तो आप देख सकते हो कि ये 3 कैटेगरी होती हैं, एक रेजिडेंट, दूसरा अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा अ नॉन रेजिडेंट। ये 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखते हैं। देखिए डिविडेंड पर शेयर इज 15 एंड अर्निंग पर शेयर इज 50, हेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, तो
ये ना बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर आपका डिविडेंड पर शेयर 15 रुपये है और डिविडेंड पर शेयर ओके, और जो हमारी अर्निंग है वो कितनी है 50 है, तो डायरेक्टली आप इसका डिवीजन कर दो कि 15 कितना है 50 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 30%। 82 का आंसर होगा सी 30%। आगे चलते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं वो ये पूछ रहा है। तो ये ना आंसर करने से पहले मैं एक आपको इसका वो दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए कि एट प्रेजेंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। यस, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखे हैं जैसे 4 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जब पैसा लेना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक से, तब ये इशू करते हैं, जिसमें जो 4 टाइप के होते हैं, जैसे एक 14 डेज वाला होता है, एक 91 डेज वाला होता है, 182 डेज वाला होता है और 364 डेज वाला होता है। यानी कि ये सारे जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा गवर्नमेंट उठाना चाहती है तो। और जो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी बोलते हैं, आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट जो रहेगा उसका वो 25,000 होगा, और अगर आपको 25,000 से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो 25 के मल्टीपल में ही होगा, मतलब या तो 25 होगा या फिर 50 होगा, फिर 75 ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि 365 डेज से ज़्यादा का कोई टीबिल है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो देखो बैंक तो बनाएगा नहीं, ऑब्वियसली कस्टमर बनाएगा, क्योंकि उसके यहाँ पे ही जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो मिला रहा होगा और नहीं मिलेगा, उसके लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो एक्सेस वर्किंग कैसे आएगा? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। यानी कि अगर एक्सेस है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास करंट एसेट ज़्यादा है, और अगर एसेट ज़्यादा है इसका मतलब आपके पास फंड ज़्यादा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, आपके पास आइडल फंड्स है इसका मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी है 15 रुपये, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे हैं 1,08,000 रुपये, एंड सेलिंग प्राइस एट ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा 12,000 रुपये क्या होगा? तो हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताइए, जो ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो, और यूनिट कितना, अच्छा 12,000 यूनिट का कितना होगा, सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको ब्रेक इवन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, और वो है ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में और बराबर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एसपी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल प्राइस तो हमें पता ही करना है, और माइनस 15 रुपये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, तो 12,000 हमें बीईपी इन यूनिट्स दिया था, तो इज इक्वल टू 1,08,000, और ये 12,000 से हम लोग काट देंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और ये दोनों चीजें इस साइड आ जाएंगी, तो ये एसपी हमारा जो निकल के आ जाएगा वो 24 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप देख सकते हो 24D, डी 86 का आंसर हो जाएगा डी। सिंपल था, एक बार और आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूले से ही हो जाएगा, मतलब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 87 सॉरी 87। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और ये किसका डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर होगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ये सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो होता है डिफरेंस जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स का, तो इसमें तो कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 88 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और कहता है कि फिक्स्ड असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर हमने कोई परचेज की है फिक्स्ड असेट को ऑन क्रेडिट, हम लोग क्या डालेंगे? तो देखिए ऑन क्रेडिट आर सोन इन, हम ये किस बुक्स में दिखाएंगे, ठीक है ना? तो 8 प्रकार की लगभग बुक्स होती हैं, परचेज सेल और ऐसे करके, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, जिसमें से एक होता है जनरल प्रॉपर। अगर वो बुक्स किसी बुक्स में नहीं आती है कोई एंट्री, तो वो किस में आएगी? जनरल प्रॉपर में। तो वो ये वाली जो एंट्री है ये जनरल प्रॉपर में ही रहेगी, ठीक है ना? फिक्स्ड एसेट क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग, विच लेवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन अब आपको लगेगा क्योंकि हम लोग लेवरेज का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन यही तो बता रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, इफ प्रॉफिट अगर 25% ऑन कॉस्ट है देन प्रॉफिट ऑन सेल विल बी, प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट ये ना थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है इनमें। तो इनको ना, इनमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको इसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर जैसे हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट ऑन सेल पूछ रहा है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 25% दिया है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि 1/4 है, और 1/4 क्या है, ऑन कॉस्ट है। तो 1/4 अगर ऑन कॉस्ट है तो जिसमें से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1, और कॉस्ट कितनी होगी, 4। ये तो समझ में आता है। और ऑन प्रॉफिट अगर ऑन सेल अगर पूछे तो सेल क्या होती है, सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 4 + 1 दैट इज 5। तो सेल का यूनिट कितना हो जाएगा, 5। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा, 1 प्रॉफिट था ही तो 1/5, जिसका आंसर हो जाएगा 1/5 का मतलब होता है 20% ऑन सेल। इतना सिंपल हो गया ये तरीका। 20% का मतलब ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग, टू विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड गुड्स गिवन इन चैरिटी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्मल जो गुड्स की एंट्री होती है ना, तो वो क्या होती है, कैश डेबिट टू सेल, यानी कि हम लोगों ने सेल कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमने माल बेचा तो है नहीं किसी को, हमने तो चैरिटी में दे दिया। अगर चैरिटी में दे दिया तो हम लोग अपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके उतने से कम कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा परचेज डी, ठीक है ना। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके अपनी उतनी कम कर लेंगे जो स्टॉक होगा, इनडायरेक्टली हमारी परचेज ही कम हो जाएगी उतने से। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम लोग, डिवेंचर्स ऑफ 7,50,000 का हमने इशू किया है अगेंस्ट द परचेज ऑफ असेट, यानी कि हमने कुछ माल खरीदा या कोई असेट खरीदी, सॉरी माल नहीं, हमने कोई असेट खरीदी जिसकी वैल्यू थी 7 लाख, बट हमने जो डिवेंचर इशू करे उस व्यक्ति को जिससे असेट खरीदी थी वो 7,50,000, यानी कि हमने 50,000 की ज्यादा उसे डिवेंचर दे दिए। अब वो पूछता है कि इन दिस केस 50,000 जो ज्यादा हमने दिए हैं वो किस बात के दिए, तो साहब वो हमने उसकी गुडविल के दिए थे, यानी कि उसका जो गुडविल है वो कुछ अच्छी होगी। यानी कि हम लोग ऐसे केस में ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि अगर हम लोग उससे ज्यादा देते हैं तो वो गुडविल ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देखते हैं, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। तो ये तो आप पहले ही समझ गए थे जब हमने वो दिखाए थे आपको एक फॉर्मेट इसका। डबल कॉलम में क्या क्या आता है, कैश एंड बैंक, और ट्रिपल में इसमें क्या जुड़ जाता है, डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं, इफ फाइनेंशियल लीवरेज, देखो फिर से लीवरेज आ गया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा परसेंटेज चेंज से है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इंक्रीजेस बाय इतना, यानी कि हमारा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 2.14 by what percent will taxable income increases if EBIT increases by 6%। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज का परसेंटेज वाला फॉर्मूला आता है। जो वो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ पे आपको दो चीजें दी है, एक तो लेवरेज दिया है और एक EBIT का परसेंटेज चेंज दिया है जो कि 6% है, और फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 2.14 है। इसको हम यहाँ इंटू कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EPS जो कि पूछा है क्वेश्चन ने, और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.84%। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, आप अगर आपको आता है तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,20,000 एंड ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑफ सेल्स एंड अमाउंट ऑफ सेल बताइए। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, अगर सेल दी हो तो वो अलग तरीके से निकलता है, और अगर सेल नहीं दी हो तो अलग तरीके से निकलता है। इसको हम लोग निकालते हैं ऐसे, देखिए
COGS को दो तरीके से, अगर सेल नहीं दी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर सेल दी है तो हम लोग सेल में ऐड कर देंगे ग्रॉस लॉस को या फिर सेल में माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। हमारे क्वेश्चन में क्योंकि हमें ग्रॉस लॉस दिया है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, लेकिन वो कैसे, देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो ग्रॉस लॉस है वो 1/4 ऑफ सेल है ना। तो जो सेल है अगर हम उसको x मान लें, देखिए यहाँ पे हमने सेल को अगर x मान लिया तो 1/4 ऑफ x हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा COGS निकल के आ जाएगा जो कि 1,20,000 है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5x अपॉन 4 इस साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 4,80,000 बराबर 5x को हम लोग डिवीजन कर देंगे इससे, इसका आंसर आ जाएगा 96,000। x की वैल्यू आ जाएगी यानी कि सेल आ जाएगी 96,000। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। तो ये तो थोड़ा सिंपल है, आई थिंक आपको बताना चाहिए ये। बाय द वे इसका आंसर है स्टॉक। स्टॉक हम लोग क्विक एसेट में अपना स्टॉक नहीं लेते हैं, जो डेटर है, बैंक है और कैश है, ये सब हमारी क्विक एसेट मानी जाती है। 97 हम लोग देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब इंक्रीज होता है। तो देखिए नॉर्मली तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल होती ही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर यूनिट। तो अगर पर यूनिट में आप फिक्स्ड कॉस्ट को देखोगे तो वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट की कॉस्ट है, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट, वो हमारी बढ़ जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए फिर से लीवरेज से एक क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय। तो फाइनेंशियल लीवरेज का अगर आपको ये डिग्री वाला क्वेश्चन, डिग्री वाला आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप ये बता देंगे, जो कि आंसर इसका है वो है EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT बी। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर कॉल्ड। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, खरीद मतलब परचेज करके या कैसे भी लेके आता है, तो उसकी खुद की गुडविल अगर वो आती है, उसकी खुद की गुडविल आती है हमारी, जब वो पार्टनर बनता है तो उस गुडविल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ले जाएंगे प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द ओनर टू द बिजनेस इज टेकन एज क्रेडिटर। मतलब जो बिजनेस ओनर है वो अलग माना जाता है अपने बिजनेस से, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एक बार कर दीजिए और एक बार घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, तो आपको इसकी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।